लखनऊ में एक नई राजनीतिक चेतना का आगाज हुआ है। भीम आर्मी प्रमुख नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने राजधानी में मुस्लिम संवाद का आयोजन कर साफ कर दिया है कि 2024-25 की राजनीति अब संवाद और साझेदारी की होगी। कार्यक्रम में उन्होंने कहा, मुसलमान अब सिर्फ वोट बैंक नहीं, बराबरी का हकदार है। हमारी लड़ाई सांप्रदायिकता और नफरत के खिलाफ है। इस संवाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुद्दा सिर्फ मुस्लिम समाज का ही नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और संविधान की रक्षा का है, ऐसा चंद्रशेखर ने कहा। उन्होंने आगे कहा, हम हिंदू मुस्लिम नहीं, अमीर गरीब की लड़ाई लड़ेंगे। संविधान को बचाने की लड़ाई में मुसलमान हमारे सबसे बड़े साथी हैं। कार्यक्रम में यूपी की राजनीति में एक नए गठजोड़ की झलक दिखी। संकेत साफ है, 2025 में दलित मुस्लिम एकता एक नई करवट लेने वाली है। इस संवाद में उन्होंने कहा कि ये 2027 विधानसभा चुनाव का आगाज है। हम उत्तर प्रदेश के हर कोने में जाएंगे और लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि आपने सबको मौका दिया, एक बार मुझे मौका देकर देखिए। इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ मौजूद रही। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और लड़ाई इस बात के साथ शुरू हो रही है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा होगा, उत्तर प्रदेश के स्कूल कैसे होंगे, उत्तर प्रदेश के कॉलेज कैसे होंगे, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियां कैसी होंगी, उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी आमदनी, उनका जो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश के गरीबों को हक मिलेगा नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश में धार्मिक आजादी कैसे रहेगी, सामाजिक आजादी कैसे रहेगी, आर्थिक आजादी कैसे रहेगी, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब चीजों पर चर्चा करनी। तो मैं आपको आजाद समाज पार्टी के विषय में बताता हूं। हम कोई काम छुपा के नहीं करते हैं, जो काम करते हैं वो खुलेआम करते हैं, सबकी नजरों में करते हैं। और आज मैं लखनऊ से कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी का संविधान आपको मिल जाएगा गूगल पे। किसी को ना पूछो, ना किसी की मानो, संविधान पढ़ो और देखो कि आजाद समाज पार्टी ने काशीराम साहब के उस फॉर्मूले को पक्का किया है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। ये बात हमने अपने संविधान में लिखी हुई, तो ऐसा नहीं है कि हवा में, क्योंकि इससे मेरे ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद बहुत तकलीफ होगी लोगों को, और जो भी बातें चलाई जाएंगी, तो मैं उनको अभी कहना चाहता हूं कि जो संविधान है ये कॉन्स्टिट्यूशनली है, और कॉन्स्टिट्यूशन है आजाद समाज पार्टी, उसको पढ़ लो तो आपको पता लग जाएगा। और उसका कई पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर ले, देना दिलाना तो पता लग जाता है कौन कितना। तारीख से बताता हूं, हमारी पार्टी का संगठन, उसकी कोर कमेटी में हमने बैकवर्ड को, मुस्लिम समाज के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को बराबर की भागीदारी दी है। कम ज्यादा तो हो सकती है लेकिन कम नहीं, ज्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं। एक बात, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी आबादी 20% है उसको 19% का आप नहीं दिया, उसको 20 की जगह 21 का तो दिया होगा। आप संविधान पढ़ के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। हमने चाहे जिला पंचायत के टिकट दिए हो या विधानसभा उपचुनाव में टिकट दिए, हमने जिसकी इतनी संख्या थी उसी आधार पर टिकट दिए। हमने शेड्यूल कास्ट की भी अन्य जातियों को टिकट दिए। जो लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के अन्य जातियों को टिकट नहीं मिलता, हमने मुस्लिम भाइयों को भी बराबर के टिकट दिए। हमने संविधात्मक उसमें उत्तर प्रदेश में हो या देश का कोई और स्ट्रक्चर हो, हमने उसमें भी अपनी तरफ से चुनाव, और जोर आजाद साहब हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव जाता है। उनके बिना, उनकी मर्जी के बिना या उनसे उनकी जानकारी के बिना कोई काम नहीं होता। जोर आजाद साहब इस मंच पर बैठे हैं, वो बता सकते हैं। उससे पहले झारखंड का चुनाव हुआ है, काशी बोले साहब वहां प्रदेश अध्यक्ष है, काशी बोले साहब यहाँ बैठे, पूरा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा, कौन कौन प्रत्याशी होंगे, किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। राष्ट्रीय कमेटी को जो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन भेजा, उसी को राष्ट्रीय कमेटी ने माना। ये पता चलता। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, अब सुल्तान साहब बैठे हमारे छोटे भाई, वो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि मेरी नजरों में उनके संघर्ष, उनका कद बहुत बड़ा है। उनको युवा की जिम्मेदारी दी है और वो उनको पूरी छूट दी है कि जहां भी
गरीबों पे, किसानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जुल्म हो, आप जाके हक की आवाज उठाओ और चिंता मत करना, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी। ये हमने अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर बनाया। इसमें हमने अभी तो एक सम्मेलन हुआ है, अभी तो चिंता मत करो, पिछड़े वर्ग का भी सम्मेलन होगा, आप देखते जाओ। अभी तो दलित समाज के अन्य जातियों का भी सम्मेलन होगा, मैंने शुरू किया। अभी तो पिछली बार उत्तर प्रदेश में आए थे, तारीख थी 1 जून, और दिन था अध्यक्ष संघ की स्थापना दिवस का। एक कार्यक्रम में झोल पाए, अभी तो शुरू किया, अभी देखते जाओ। अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को दबाएंगे, अपनी बात रखेंगे, लोगों को विश्वास जीतेंगे। नगीना के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं दिल से धन्यवाद करूंगा नगीना के लोगों का, लेकिन नगीना के लोग यहाँ बैठे हैं, गवाही दे सकते हैं कि हमारी लोकसभा में किसी गरीब पर जुल्म करने की हिम्मत किसी शासन प्रशासन के अधिकारियों में नहीं है। इस बात की गवाही नगीना के लोग दे सकते हैं। और नगीना से जो भी मसला होते हैं, जो भी मामले होते हैं, जो भी परेशानी आती है, जितने भी चाहे कितने बेरोजगार जुड़े हो, सब मामलों को हम लोग बैठ के 4-4, 5-5 दिन बैठ के उसको संभालने का काम करते हैं, उसमें न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये भी किसी छिपावा नहीं। हमने अपने संगठन में नीचे से लेकर आज तो हमने सिर्फ जिले से कुछ पदाधिकारियों को बुलाया जो संगठन में दायित्व पे है। उनको इसलिए बताया कि उनको बुलाया कि उनको पता लगे कि उनका संगठन कितनी तेजी से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। इसलिए ये जो हमला संविधान पर अभी सरकार ने किया था, उसके खिलाफ ये चर्चा थी जो संवाद के रूप में बदली। और अभी संवाद हुआ है, अभी संघर्ष होगा। क्या होगा? जोर से जाओ। और मेरी अकेले के बाद तुमसे ज्यादा अनंत भाई क्या आगे बताओ, भाई क्या आगे बताओ। अभी तो संघर्ष होगा। ये आजाद भारत है, ये गुलाम भारत नहीं। आजाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान है, गुलाम भारत में राजतंत्र था। रानी के पेट से राजा तैयार पैदा होता था और चुनाव नहीं होते थे। राजा के परिवार में जो व्यक्ति पैदा होता था वही दूसरा राजा बनेगा, यही तय होता था। लेकिन तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी बहुत बड़ी आबादी राजतंत्र की तरह ही जी रही। कुछ उनमें से ऐसे हैं जो अपने आप को मालिक समझते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को गुलाम समझते हैं। वो गुलामी की बेड़ियां नहीं काट पा रहे। राजतंत्र में लाठी, तलवारें, भाले, बंदूकें, तोपे चलती थी, हजारों लोगों की जान जाती थी। लेकिन भारत के संविधान ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, ना लाठी चलाना, बंदूक चलाना, ना तोप चलाना, ना किसी को बुरा कहना, अच्छी बात कह के अपना हम क्या कर सकते हैं समझा के आप इस व्यवस्था में भागीदार हो सकते हैं और आप खुद को ताकतवर बना सकते हैं। इस लोकतंत्र को समझ लो। इस लोकतंत्र का फॉर्मूला यह है, जनता द्वारा जनता का शासन, यानी कि जिनका वोट होगा उनका राज होगा। और उत्तर प्रदेश भी देश इस बात का गवाह है, और बिहार में जातिगत गणना हुई थी, आप आंकड़े पता कर लो कि जिनका वोट है उनका राज नहीं। और जब तक आप अपने वोट की अहमियत नहीं समझोगे, आपने जितने मसला बताए, जितनी समस्या आपने बताई, तालीम की हो, स्कॉलरशिप की हो, कार्मिक आजादी की हो, रोजगार की हो, या और कोई समस्या हो, जो भी आपके अन्याय की हो, बुलडोजर से लेकर कोई समस्या हो, उसको हल कैसे करोगे? जब कुर्सी पे सत्ता में दूसरी पार्टी के लोग बैठे होंगे और कुर्सी पे उनके चहेते अधिकारी बैठे होंगे, डीएम एसएसपी उनके होंगे, डीआईजी आईजी उनके होंगे, एडीजी डीजीपी उनके होंगे, चीफ सेक्रेटरी से लेके और गांव का सेक्रेटरी उनकी बात मानेगा, तो वो आपको न्याय क्यों देंगे? आप बताओ। आप सोच के देखो ना। आपकी सारी समस्या मैं मानता हूं, ये समस्या, लेकिन समाधान क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसके पास राज होगा, जिसके पास कुर्सी होगी, जिसके पास कलम होगा, वही तो योजना बनाएगा, वही तो नीति बनाएगा, वही तो पॉलिसी बनाएगा, वही तो लागू कराएगा। अब मैं कह रहा हूं कि हमने सब कुछ तैयार कर लिया और वोट हमने अपना संगठित नहीं किया, वोट करने को बखेर दिया और परिणाम हमारे खिलाफ आए, और दूसरी पार्टी के साथ सत्ता में है, ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई तो वो आपको क्या मांगेगी? मिठाई? आपके बच्चों को तालीम देगी, आपको स्कॉलरशिप देगी, आपको सम्मान देगी? वो तो लठी मारेगी ना भाई। वो तो वोट इस बात को मांग रहे हैं कि आप हमें वोट दे तो हम गलत मार देंगे। आप समझो,
मैं तो खादिम साहब बैठे, मैंने देख लिया उनको। अगर मुसलमान, मैं सच कह रहा हूं, बीजेपी को वोट देने लग जाए इस देश में, मैं सच कह रहा हूं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी सबसे नीचे दर्जे की पार्टी हो जाएगी। वो इसी नाम में वोट मांग रहे जो सत्ता देते हैं इस समय, जिनसे मुकाबला। मैं किसी और दल पे बात नहीं करना चाहता, मैं तो सत्ता से बात करना चाहता हूं। और इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी हमारी लड़ाई नहीं, ये तो हमारे लोग गुमराह। वरना उनको जिस तरह से उनके बड़े बड़े नेताओं को जो सबको खींच खींच के धक्के मार के कॉलम में कर दिया जाता है ना, उसके बाद भी अगर वो समझना नहीं चाहते, अगर वो अपमान को इज्जत समझ रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? इज्जत तो दिखती है, इज्जत इस मंच की गवाही है, इज्जत किसे कहता है? वरना आप देख लो, अभी 15 दिन नहीं हुए ऐसे कोने मार मार के हम कोने में ले गए, बताओ लेके नहीं ले बताओ, तो ये तो दिखती है अपने आप। मैं ये कह रहा हूं, इतनी बड़ी आबादी को नकार के और आप ये कहते हैं कि वो आपको वोट भी देती रही, ये तो इनकी ईमानदारी है। मैं, हमारे वसीम साहब खड़े और नईम साहब खड़े, मैं ये कह रहा हूं, नकारात्मक राजनीति आपको ही देश को लेकर डूबेगी। मेरी बात को आप याद रखें, सकारात्मक राजनीति करो। वोट को किसी को हराने के लिए मत दो, वोट को किसी को जिताने के लिए दो, वोट को जीतने के लिए दो, वोट को अपने और अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखे दो। अभी तक आप क्या कर रहे हैं, और यही चला रहा है लंबे समय से कि फलानी पार्टी को हराना है, फलानी पार्टी को हराना। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपनी 70% एनर्जी किसी को हराने के लिए लगा दूं तो 30% एनर्जी से मेरा कौन सा बड़ा हो जाएगा? आप मुझे बताएं। हमारी पूरी एनर्जी 5 साल हम लोग दिन जाते हैं, अत्याचार चाहते हैं, और बाद का 1 महीना हम इस बात पर लगाते हैं कि इसको कौन हरा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, जब तक आप कुर्सी पे नहीं बैठोगे, जब तक आपके बच्चे पटवारी, सेक्रेटरी, पुलिस, सीआरपीएफ के जवान, सीएसएफ का जवान, एडीएम, डीएम, एसडीएम नहीं बनेगा, सीओ, एसपी, डीएसपी नहीं बनेगा, एडीजे, डीएम नहीं बनेगा, तो आपको कैसे लगता है कि वो आपके साथ न्याय कर पाएंगे? आज भी तो अधिकारी तो आज भी है या नहीं है? बताओ कुछ लोग है या नहीं है? अधिकारी भी है, सरकार भी है, फिर क्यों कह रहे हो कि बुलडोजर चल रहा है? फिर क्यों कह रहे हो अन्याय हो रहा है? क्योंकि जिस सोच के लोग कुर्सी पर, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि मुझे शंका है, मुझे शंका संविधान कितना बुरा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीति अच्छी होगी, उनकी नीयत अच्छी होगी, अंत संविधान अच्छा साबित होगा। आज भी हमारे सामने मुसलमान के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोग कितने बुरे दौर में, आप देखो। कथा कर दी, क्यों साहब आपको पता है कथा कर दी थी इटावा में, तो चोटी काट ली, किसी से सुन किया पेशाब ब्राह्मणी की पेशाब से शुरू किया। आप सोचो, ये क्या सोच है, ये क्या सोच है? जिससे ऊपर पड़ती है उससे लगता है कि मैं मेरे ऊपर शोषण हो रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, दर्जन वालों या उस कर्मचारी या अधिकारी, सब शोषण के शिकार हैं। ये सरकार उन्हीं की है जो पूंजीपति उनके साथ खड़े हैं या जो उनकी बात कर रहे हैं, ये सरकार उन्हीं की। अब इटावा की बात आएगी तो आएगी बात आएगी। एक बार आप हमारी तरह सोच के इस लड़ाई में हमसे पीछे खड़े हो जाओ, लड़ाई में, संघर्ष में, और जब हिस्से की बात है, हकदारी की, तो हमसे आगे खड़े हो जाना। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं। संघर्ष में हमारे पीछे खड़े हो जाओ, ढाल बन जाओ। अगर गोली आएगी तो हम खाएंगे, ये नीले पत्ते वाले मैं गारंटी देता हूं। और जब मिठाई आएगी तो आप आगे हो जाएगा, हम आपका हाथ नहीं खींचेंगे, इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अम्बेडकरवादी कभी इनका हक नहीं मांगता। आगे महसूस करके देखो, अभी 3 दिन पहले मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में था, वहां एक कस्बा है धामपुर, और ये मीडिया के माध्यम से मेरे लखनऊ में खड़े होकर मुख्यमंत्री से सवाल है कि धामपुर में चौक पर जो दुकानें थी वो बंद कराई गई, इस बात के साथ कि वो मुसलमानों की दुकानें, जबकि भारत का संविधान इस बात की गारंटी देता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता।
आर्टिकल 14 में इस बात की गवाही देते हैं, इस बात की गारंटी देते हैं, लेकिन वो दुकानें बंद कराई गई और उसकी नहीं, उस पूरे पश्चिम की दुकानें बंद कराई गई। और अगर ये दुकानें मीट की होती तो मैं भी मान लेता, किसी की भावना हो सकती है, तो मैं भी इसको कहता कि भाई ठीक है बंद कर लो। हालांकि जिसका रोजगार जाता है पता तो उसको लगता है, जिसके बच्चे भूखे मरते हैं, जिसको पैसे की जरूरत होती है, जो हाथ फैलाता है उसको पता लगता है, सरकार को नहीं लगता है। लेकिन वो दुकानें 100 की थी, वो दुकानें 9 की थी, वो दुकानें छोटे छोटे कारोबार की थी, उनको इसलिए कहने बंद किया गया कि भाई माहौल खराब है, हालात अच्छे नहीं है। आप तो मुसलमान हो, मुजफ्फरनगर में तो एक हिंदू ही था, उसकी दुकान पे प्याज मिल गया, उसकी दुकान तोड़ दी गई, हमें आपकी परवाह है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आपकी कानून व्यवस्था क्या है? अगर आप लोगों की दुकानों की रक्षा नहीं करते हुए कारोबार नहीं करे तो कुर्सी में ठीक बैठे रहते, कुर्सी छोड़ दिए मुख्यमंत्री। अगर आप लोगों के कारोबार की रक्षा नहीं कर सकते, आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हो, आप न्यायपालिका की रक्षा नहीं कर सकते, आप एक काम तो कर सकते हो कि अगर कोई हक की लड़ाई लड़ने आए तो कुछ लोग जाके पूरे आंदोलन को नाकामयाब कर दे, तो आप उनके लाठी तो चला सकते हो, उनके गरीब बच्चों के कान पकड़वा कर उनको जेल पे भिजवा सकते हो। ये बात हम भूले नहीं, लखनऊ में खड़ा कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, यह न्याय लगा कर भूलेंगे नहीं, इस बात को आप याद रखना। हमारे बच्चों के पीछे पड़ी एक लाठी हमें याद है, वो जख्म आपने उन बच्चों को नहीं दिए, वो जख्म आजाद समाज पार्टी को दिए, अम्बेडकर वादियों को दिए हैं, वो जख्म आपने चंद्रशेखर आजाद को दिए हैं। इन जख्मों का आपसे हिसाब होगा, मेरी बात को आप याद रखना। जिस बात को मैं उस किसी भी बात को नहीं मानता, जिस बात को संविधान नहीं मानता, मैं उस बात को मानता हूं जिस बात को संविधान मानता है। और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान वो इस बात की गारंटी देता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप बताओ, जिस आदमी को मुकदमा लिख दिया गया, क्या वो दोषी साबित हो गए? क्या मीडिया के लोग क्या बैठे? दोषी कब साबित होता है? जब उसको सजा हो जाए, जब कोर्ट उसको सजा करती है, तब वो दोषी होता है, उससे पहले वो आरोपी होता है। पुलिस से क्या हाल है? कानपुर में नहीं देखा आपने? बड़ा नहीं देख रहा आपने कि कानपुर में पुलिस के दरोगा जी ही व्यापारी का अपहरण करके रंगदारी मांग रहे थे, आपने नहीं देखा था? ये कानपुर का मामला है, पुराना मामला नहीं, कल का मामला है। मैंने टीवी की न्यूज में देखा, उस पर देखा, एक्स पे पुलिस ने व्यापारी को उठाया, उसको कमरे में जाकर पिता से रंगदारी मांगी, अपहरण किया। हालांकि इस प्रदेश में पुलिस का मुझसे बड़ा हिमायती नहीं हो सकता था। अगर पुलिस के लिए, पीआरडी के जवानों के लिए, आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए, भोजन माताओं के लिए, ग्राम पंचायत सेवकों के लिए, पंचायत सहायकों के लिए अगर किसने आवाज उठाई, होमगार्डों के लिए किसने आवाज उठाई है, उनको न्याय दिलाने की बात किसने की? जो किसने नहीं की, वो चंद्रशेखर आजाद ने की। इसमें भी कोई दो राय नहीं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तक, देखो, कई बार निर्दोष लोग भी सत्ता की सूली पे चढ़ जाते हैं। अगर सत्ता में है तो दलितों के बच्चों के कान पकड़वा सकते हैं, उनको अपमानित कर सकते हैं। इसका अधिकार आपको किसने दिया? आपने बुलडोजर चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बुलडोजर पर रोक लगाई कि आप कौन है बुलडोजर चलाने वाले? ये कोर्ट का अधिकार है, आप कोर्ट से बड़े होकर आपने नाम नेम प्लेट लिखवाई, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे डंडा चलाया, आपको रोका कि आप नेम प्लेट नहीं लगा सकते। लेकिन आप जानते हो, अगर आप ये नहीं करोगे तो जिस तरह से स्कूल आप बंद कर रहे हो मंच करने के नाम पे, गरीबों के बच्चों का पढ़ने का अधिकार छीन रही है, मामले कैसे छिपेंगे जो आप अन्याय कर रहे हैं? इसलिए आप इन मामलों को बड़ा बड़ा करके दोहराते रहते हो और बार बार इस तरह की चीजें करते रहते हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरा दिल इस बात की गवाही है कि उन बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, मैं उनको मर से दम तक नहीं भूलूंगा। इस बात की मैं इलाहाबाद के इस बात की गारंटी आपको देता हूं। वो कौन थे बच्चे? वो बच्चे थे जो चाहते थे कि मैं उस परिवार से मिलने के लिए आ जाऊं। वो आराम से खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे। आपके सत्ता पोषित गुंडों ने उनके ऊपर पत्थर चलाए, उनको पुलिस के द्वारा पीटा गया, और आप समझते हो कि आप पत्थर चलाए हुआ और वो आप पुलिस के डंडों पीटे हुए पीटते रहे। यहां पे एक झूठी खबर ने कि चंद्रशेखर आज गिरफ्तार कर लिया गया, उनके मन में आक्रोश पैदा कर दिया। लेकिन ये आक्रोश तो मैंने आगरा में भी देखा, जब एक दलित सांसद के घर पे एक सेना चढ़ गई थी,
जब वही 2 किलोमीटर मुख्यमंत्री जी मौजूद थे। हमें पता है कि देश में दलित पिछड़ा होने की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, और वही कीमत आज मुसलमानों को चुकानी पड़ेगी। मुझसे क्या सुनना चाहते हैं मैं बताता हूं आपको। मुसलमानों को शूद्र बनाने का प्रयास किया जाए कि वो ये भी शूद्र बन जाए, इनकी धार्मिक आस्था का कोई मतलब नहीं, इनके कारोबार का कोई मतलब नहीं, इनकी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं, वो आपको खींच के लाके हमारे बराबर में खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, एक बार आप हमें अपना मान के हमारे साथ खड़े हो जाओ, फिर आप देखना कि आपके वहां के सारे कांटे खत्म हो जाए। मैं तो धन्यवाद देता हूं। मैं अकेला ऐसा शख्स हूं जिसको कहने में कोई प्रयोजन नहीं कि मुस्लिम भाइयों ने नगीना में मेरा बहुत साथ दिया, मुझे वोट दिया, मुझे नोट दिया, मेरी मदद की। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पत्रकार साथियों को सुनना चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, इनका कर्ज है मेरे ऊपर नगीना के लोगों का। और मैं जब तक जीऊंगा, जीवन के आखिरी क्षण तक, जब तक मेरे शरीर में लौड़ा बना रहेगा, मैं इस कर्ज को उतारता रहूंगा। इस बात का मैं आपको वादा दिलाता हूं। लेकिन कुछ ऐसे सिंह हैं जिन्होंने एक महीने के रोजे वहीं बिताए, जिन्होंने अपनी ईद का त्योहार जो 1 साल में एक बार आता है वहीं बिताया, जो अपने घर में लोग अपने परिवारों के बीच नहीं पहुंचे, जिनके घर में जिनकी वालिदा बीमार थी, जिनके वालिद साहब बीमार थे, जिनके बच्चे ईद पे उनकी राह देख रहे थे, वो ऐसे सिपाही आजाद समाज पार्टी के जिन्होंने डट के वहां काम किया और लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम किया। देखो एक मैसेज का असर देखो, मैंने कहा था असलम भाई यहां बैठे हैं कि वोट तो आप नगीना के लोग दोगे, लेकिन ये आवाज पूरे देश के गरीबों की बनेगी। मेरी बात को आप याद रखें। कोई ऐसा मसला नहीं है कि लोग कहते हैं कि आप मुझे पावर में ले आओ, फिर आप देखना मेरा जोर, मैं आपको चांद पे ले जाऊंगा, मैं आपको मंगल पे ले जाऊंगा। मैं आपको कह रहा हूं, जब मैं सांसद भी नहीं था, जब जब मुस्लिम भाइयों को, पिछड़े वर्ग के भाइयों को, किसानों को, पहलवानों को, नौजवानों को मेरी जरूरत पड़ी है, लखनऊ इस बात का गवाह है कि 5 दिन तक 69,000 शिक्षक भर्ती पर मैं यही जमीन पर लेट के उनके बीच में रहता था और सरकार को झुकाने का काम हमने किया था। ये बस बात की गवाही। जब पहलवान बेटे का मामला है, मैं वही साहब के साथ बैठ के मौके पे, जब एनआरसी का मामला आया, मैं फिर कहूंगा, लोग कहते हैं आप मुझे वोट दे तो मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। कभी मैंने वोट की लड़ाई लड़ी नहीं लड़ी वोट की लड़ाई। एनआरसी का मामला आया, मेरे साथी यहां गवाह हैं, जब हमने बैठ के वो कार्यक्रम बनाया था, मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे जेल भेजा गया, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि चंद्रशेखर ने भड़काऊ भाषण दिया। और जब कोर्ट में पूछा, मुझे भी जेल भेजा गया। मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूं, आरोपी में और दोषी में फर्क होता है। मेरे ऊपर आरोप लगा, मुझे भेजा गया। जब जज साहब ने पूछा महिला जज की, बताइए क्या भाषण दिया चंद्रशेखर ने भड़काऊ? कि साहब भाषण हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा बेवकूफ समझ रहे हो? तो उन्होंने मुझे बेल दे दी। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं, अखलाक का मामला हो, तौहीद का मामला हो, नजीर का मामला हो, नसीर का मामला हो, आदिल का मामला हो, अलीगढ़ का मामला हो, महतौर का मामला हो, चाहे नहाल का मामला हो, चाहे कदौसा का मामला हिजाब का, कोई ये और ये सुल्तान साहब यहां बैठे रहे, चाहे औरंगाबाद की मस्जिद का मामला, चाहे मौलाना फरीद का मामला हो, चाहे ये बहरल में जो बहुत चर्चित रहा, ये मुरादाबाद संभल का मामला, कोई एक ऐसा मामला आप नहीं बता सकते जहां किसी गरीब को मेरी जरूरत पड़ी हो और मैंने उससे हाथ खींच के अपने फेर के मैं खड़ा हो गया। कोई एक नहीं बता सकते। हमारी पूरी पार्टी ऐसी सोचती है, हमारे सारे कार्यकर्ता ऐसे सोचते हैं, और हम ये जानते हैं कि हमें किस तरह से मिलकर इस लड़ाई को आगे लड़ना। कोई एक जाति, एक धर्म के लोग आंदोलन को कामयाब नहीं कर सकते, हमें सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना। तो आपके मसला, जो आपकी समस्या है, वो हमारे सामने है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां तो आपको जैसा भोला मैंने नहीं देखा है। मैं आपका यहां पहुंचने पे बहुत धन्यवाद करूंगी। समय बहुत हो गया, समय बहुत हो गया। लेट तो नहीं हो रहे हो? तो मैं ये कहता हूं
कि कई लोगों को नींद नहीं आएगी आज। सुनो मेरे प्यारे मेरे साथियों, हमारी बहनों, हमारी माओ, सुनो, लोकतंत्र में जिनके पास ताकत होगी उन्हीं को इज्जत की जिंदगी मिलेगी, उन्हीं के बच्चों को रोजगार मिलेगा, उन्हीं को नौकरी मिलेगी, उन्हीं को सम्मान का जीवन मिलेगा, उन्हीं का कारोबार बचेगा, उनको ही आगे बढ़ने की आजादी मिलेगी। जिनके पास ताकत होगी और जिनके पास ताकत नहीं होगी वो कुचले जाएंगे। लोकतंत्र का ही निजाम है और ये यहाँ नहीं पूरी दुनिया का है। आप देख लो, वो सोच की सरकारें नहीं है जो चुनाव के बाद सबको अपने प्रदेश के बाशिंदे समझ के उनकी मदद करें। आज इस प्रदेश को हमारी एकता की जरूरत है। ये शुरुआत आज यहां हजारों लोगों का ये सैलाब है। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, बताओ दोगे नहीं दोगे? बताओ नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ अगर दोगे तो। दो बच्चे हैं जो मुझे नहीं दिख रहे, जिनके हाथ नहीं उठे हुए हैं। मेरी नजर से मुझे समझ ले रहा ऐसा बहुत कम मुमकिन है कि मेरे नीचे करो, हाँ नीचे करो। बहुत 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 इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इस प्रदेश की बात मैं करता हूं। स्कूल कहां बनेगा, कॉलेज कहां बनेगा, यूनिवर्सिटी कहां बनेगी, मेडिकल कॉलेज कहां बनेगा, एम्स कहां बनेगा, रोजगार किस डिपार्टमेंट में मिलेगा, नौकरी किस डिपार्टमेंट में मिलेगी, लोन किसको मिलेगा, जमीन किसको मिलेगी, घर किसको मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, कानून व्यवस्था कैसी होगी, पेट्रोल के क्या दाम होंगे, डीजल के क्या दाम होंगे, किसको परमिशन मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये सब सत्ता तय करती है। और अगर आप सरकार में नहीं है, सरकार से बाहर हैं, तो आपकी आबादी कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 1 लाख लोग सड़क पे निकल जाओ, एक अपने ऊपर हुई FIR नहीं वापस ले सकते, लेकिन आप 1 लाख लोग एकजुट होकर वोट दे दो तो आप अपनी विधानसभा में एमएलए बना सकते हो। और वो एमएलए विधानसभा में खड़े होकर एक नहीं हजारों लोगों पर होने वाले अन्याय को रोक सकता है। मैं आपसे ये मांगना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, मैं आपसे मांगना चाहता हूं, आपने सबको मौका दिया है, सबका हाथ थामा, सबकी मदद की है, सब पे भरोसा किया है। एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को आपको देना चाहिए। और ऐसे नहीं देना चाहिए। अगर 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं पेट में रोटी पहुंचाने के लिए, इस पेट को भरने के लिए, अपने लिए हर कोई जीता है, जो दूसरों के लिए जीते उसको इंसान कहते हैं। अपने लिए हर कोई जीता, जो दूसरों के लिए जीता उसको इंसान कहते हैं। 8 घंटे आप अपने लिए जीते हैं कि अपने परिवार को और अपने आप को अपना पेट भर सके। 1 घंटा इस उत्तर प्रदेश को, इस देश को, इस देश को, गरीबों होने वाले जुल्म को, हक अधिकारों की जो डाका पड़ रहा है, इसको रोकने के लिए भी अगर 1 घंटा आप रोज काम करें, आप महसूस करो आपकी जेब में फोन है, इस फोन में 500 नंबर है, क्यों बताएंगे फोन नहीं है? बताओ, 500 नंबर है इस फोन में। अगर आप कुछ न करो, कहीं न जाओ, अगर अपने रिश्तेदारों को इस फोन पे कम से कम रिश्तेदार करते ही होंगे, करते, अगर फोन पे उनको ही समझाने लग जाओ, उनको ही बताने लग जाओ, उनको ही कहने लग जाओ कि मैंने आपको फोन किया है, आप अगले अपने 2-4 रिश्तेदारों को फोन कर लो। इसी तरह से तहरीक चला लो। तहरीक चलती कहां से है, चलाता कौन है, उसके अंजाम क्या होते हैं, ये 3 अलग अलग चीजें। चली है नगीना से, चला आप सब लोग रहे, लेकिन जब अंजाम पर पहुंचेगी तो उत्तर प्रदेश के हर एक आदमी के आंसू पूछने का काम करेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दूं। ना किसी गरीब पे जुल्म करेंगे और ना किसी गरीब पे जुल्म होने देंगे।
न किसी को नुकसान पहुंचाएंगे और न किसी को नुकसान पहुंचाने देंगे। सबका हाथ पकड़ेंगे, सबके धर्मों का सम्मान करेंगे, सबके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए नए इंतजाम करेंगे, एक नया इंकलाब करेंगे, एक नई आगे लाएंगे, एक नई ताकत बनाएंगे, एक ऐसी सियासी ताकत होगी जिसमें हर एक आदमी भी, विरोधी भी ये महसूस करेगा कि ये ताकत बढ़ाने के लिए नहीं है, ये ताकत सबको आगे बढ़ाने के लिए। ये तब होगा मेरे साथियों, 1 साल का कार्यकाल हुआ है मेरा भी। आप समझिए किसी दफ्तर में कोई काम करने जाता है तो 1 साल की तो ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद कहते हैं कि ले भाई अब तो कुछ काम कर ले। 1 साल हुआ है अभी, इस 1 साल में आप बताओ पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा कोई बोलता क्या? बताओ। आप 1 रात पहले मसला बताते मामला, और मैं तरीका ढूंढता हूं रात में किस तरह से आपके मामले को पार्लियामेंट में उठाया जाए। मैं आज आपको कह रहा हूं, इलाहाबाद का मामला हो या अलीगढ़ का मामला हो या नाहल का मामला हो या देश में कहीं भी दलितों पे, पिछड़ों पे, गरीबों पे, किसी भी जाति धर्म के लोगों पे, महिलाओं पे, किसानों पे कोई जुल्म हुआ है, जैसे आनंदपुर में गुर्जर समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनके घर गिराए गए, और मैं गुर्जर समाज के लोगों को बहुत दिनों से समझा रहा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेल गया है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। मैं गुर्जर समाज के लोगों को समझा रहा था, लेकिन अब जब नया फरीदाबाद माननपुर में 7-7 साल से जो रहे हैं, अब उसको तो बिगड़े चला, तो कल उनकी पंचायत, अब उनको समझ में आया कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो किसी के नहीं, उनको सिर्फ हिंदी पत्ते खुश करना। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, बहुत कामयाब बात बताता हूं, उनके सांसद हैं, उनके मंत्री हैं, अब वो उनके पास जाते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं। मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि जो विधायक, सांसद आपका होते हुए भी, आपके बीच का होते हुए आपकी समस्या को नहीं उठा सकता, वो कभी आपके लिए बोल नहीं सकता, आपका भला नहीं कर सकता। इस बात को आप समझें। आप ये समझते हो कि ये पार्टी सेकुलर है, वो पार्टी सेकुलर है, ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। इसको घर जाके हम सोचना कि चंद्रशेखर भाई ने क्या कहा। ये आप सोचते हो पार्टियां सेकुलर और पार्टियों को वोट देते। एक आदमी 20 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा और 15 दिन पहले उसने कोई दूसरी तथाकथित सेकुलर पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका मिजाज बदल जाएगा क्या? बताओ, बदल जाएगा क्या? बदल जाएगा क्या? आप समझो, इस दल से पकड़ो, उस दल में जाओ, टिकट नहीं मिला उस दल में जाओ, टिकट नहीं मिला उस दल में जाओ, और वोट लो, और वोट लेके, और जब जुल्म हो, कोई परेशानी हो तो चुप हो जाओ। ऐसे व्यापार की राजनीति से आपका भला नहीं हो सकता। आपको अपने बीच के लोगों को, संघर्ष करने वालों को, आपके लिए लड़ने वाले लोगों को विधायक, सांसद बना के आगे भेजना पड़ेगा, तभी ये लड़ाई कामयाब हो। मैं पुनः उत्तर प्रदेश की टीम का और मेरे छोटे भाई डॉक्टर आकिब साहब का, वो इस कार्यक्रम के संयोजक है, उन्होंने सबको दावत दी है, और जो देश भर से हमारी लीडरशिप आई है, इनको भी मैंने भी बुलाया कि आप आ जाना। आपको पता लग गया कि उत्तर प्रदेश में जो चिराग आपने जलाया था नगीना से, उस चिराग में कितने नए चिराग जुड़ गए, ये दिखाने के लिए विश्वास पैदा हो रहा है, वो सबकी तरफ देख रहे हैं। आजाद समाज पार्टी का मानना है कि भारतीय संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, समाज से जीवन देने की गारंटी दी है। अगर उनके अधिकारों पर हमला हो रहा है तो किसी ना किसी को बोलना है। वो शुरुआत आजाद समाज पार्टी की है कि आज हमने पहला सम्मेलन किया है मुस्लिम समाज के भाइयों का, अन्य समाज के भाइयों का सम्मेलन करके उनके समस्याओं को जान के उनका समाधान करके और उनको अपनी पार्टी के अनुबंधों में लाके सरकार करने के बाद उनका हल करेंगे। इसलिए हमने शुरुआत की। चंद्रशेखर जी, आप इंडिया ब्लॉक में क्यों नहीं है? क्या कोई कोशिश है इंडिया ब्लॉक में जाने की? आजाद समाज पार्टी जमीन पे बहुत मेहनत कर रही है। आज का सम्मेलन इस बात का उदाहरण है। लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहे हैं और फिर इस बीच में सम्मेलन, कल फिर सम्मेलन है आजमगढ़ मंडल का मऊ में,
जनता में आजाद समाज पार्टी के प्रति प्यार विश्वास बढ़ रहा है। ये इस बात का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रहे हो यार? उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है, उस पर आप क्या कहना ये बहुत बड़ा हमला है संविधान पे। और जो कानून संसद ने बनाया आरटी के जरिए, उसको भी यानी कि संसद के कानून को राज्य सरकार पलटना चाहती है। और मैं जब ये मामला हाईकोर्ट में गया, वो इस बात को समझा नहीं पाए कि शिक्षा का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। सरकार स्कूल नहीं मर्ज कर रही है, बच्चों के भविष्य को मर्ज कर रही है, वो उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। टीचर्स आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को समझ नहीं आ रहा है। इसलिए आजाद समाज पार्टी आने वाले कल में कावड़ का त्योहार खत्म होने के तत्काल बाद प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी। हमने इससे पहले भी आज लखनऊ में मुस्लिम संवाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मौजूद थे। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि उनसे क्या सीखा आपने। आपको क्या लगता है कि 2027 में मुख्यमंत्री आजाद समाज पार्टी का होगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक मौका बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को जरूर से देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने वादे किए वो पूरे नहीं किए। और ये टाइम आ गया चंद्रशेखर भाई को एक मौका देने का। अरे उत्तर प्रदेश के लोगों, एक मौका भाई को दे दो और देखो उसके बाद में क्या कमाल होता है। योगी जी जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनमें क्या कमी है? क्या आजाद समाज पार्टी के ही जो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं? दलित और पिछड़ों के लिए ना के बराबर काम किया इस प्रशासन ने। और उत्तर प्रदेश की जो भी सरकार है, हम चंद्रशेखर भैया को एक बार यहाँ का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या क्या काम कर सकते हैं? आपकी क्या मांग है, बताइए। हमारे हिसाब से अगर चंद्रशेखर भैया सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले वो नौजवानों के रोजगार के, और जैसे प्रशासन दलितों पे शोषण और मतलब कि जैसे चुनाव इलेक्शन, पहली बात तो संविधान हमें इजाजत नहीं देता है कि किसी एक समुदाय पे या धर्म के नाम पर वोट मांगे जाए। और मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि जो हिंदू धर्म पे लोग घमंड करते हैं, पहली बात तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो पहले ही न्यायालय ने बताया था 1965 में, बल्कि वो एक संस्कृति है। तो जिनके ऊपर हिंदू धर्म का भूत सवार है वो उतर जाए। इसीलिए और मेरे हिसाब से वो हिंदू धर्म है, क्योंकि वो उस समय पे बहुसंख्यक लोग थे, इसीलिए वो मतलब कोर्ट, क्योंकि सत्ता थी उनके पास, इसीलिए वो मतलब ये बोला गया था कि हिंदू धर्म मतलब हिंदू धर्म नहीं है, क्योंकि जो बहुसंख्यक लोग हैं, ताकि उनका मतलब वो वोट बैंक था, ताकि उनसे वोट मांगी जा सके। इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार चंद्रशेखर भैया को सत्ता में जरूर लाए। बस जय भीम। अभी इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें यही कहेंगे जो भाई ने बोला, और जो किताबों में लिखा है वो सही होगा। पहली बात देखो, सबसे बड़ी बात हम भारत में रहते हैं और भारत धर्मनिरपेक्ष है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमें किसी धर्म को आगे लेके चल के नहीं चल सकते। और रही बात हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, सम्मान सभी धर्मों का करना चाहिए। एक धर्म को लेके हम लोग नहीं चलेंगे। जैसे कि भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास, तो क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाजवादी पार्टी भी क्या इस पे काम करेगी? चंद्रशेखर भैया जो काम कर रहे हैं, और ये हमेशा सभी की सोचते रहते हैं, गरीबों के लिए और सभी आदिवासियों के लिए सोचते हैं। और ये जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ सबका साथ, कहाँ सबका विकास किया जा रहा है? बताइए। दलितों पर कहाँ उनका साथ दिया जा रहा है? बिछड़ों पर कहाँ साथ दिया जा रहा है? ओबीसी पर कहाँ साथ दिया जा रहा है? ये बताइए। अभी आपको पता होगा यादव समाज के कुछ लोगों को बाल मुरादी के उसको पेशाब पिलाया गया। आप सोच सकते हैं तो कहाँ सबका साथ सबका विकास है? कहीं दिख रहा है? भाजपा पता चला है कि कहीं ना कहीं योगी जी अपने ही लोगों को लेके चल रहे हैं, ना दलितों को, ना मुसलमानों को, ना बिछड़ों, ना सब किसी को नहीं लेकर चल रहे हैं। और ऐसा ही हमारा लेकर चलते आजाद है जो सबको साथ लेकर चलने को कह रहा है। इसलिए हम अपने चलते आजाद को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने को देखना चाहते हैं, और उनको हम बना के एक बार रहेंगे। जय भीम, जय संविधान। आप कहना चाहते हैं कि ठाकुर और ब्राह्मण योगी जी के राज में राज कर रहे हैं? बिल्कुल राज कर रहे हैं। करते होते, अगर ठाकुर और ब्राह्मण इस सरकार में राज ना करते होते तो 12 अप्रैल को आपने करणी सेना का उत्पात देखा होगा। और अभी हमारे समाज के ऊपर कितना उन लोगों ने उत्पीड़न किया वो भी आपने देखा होगा। अगर हमारी भीम आर्मी के कार्यकर्ता अपने सम्मान के लिए अगर
कुछ करते हैं तो उसमें उनके ऊपर NSA एक्ट, गुंडा एक्ट बिना मतलब कोई निष्पक्ष जांच के लगा दिया जाता है। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी जब प्रयागराज में पीड़ित से मिलने जा रहे थे तो उनको क्यों रोका गया, मैं यह जानना चाहता हूँ। वहां पर वो कोई लड़ाई दंगा, कोई तलवार या असलहा लेके तो गए नहीं थे, वो एकदम अपना परमिशन डाल के गए हुए थे, फिर भी उनको डिटेन किए। ये बातें कहाँ तक आदमी जानते। और आप अभी हम बताएं, हमारे परिवार से अगर हमें इस तरह अलग किया जाएगा, उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा तो लोगों में आक्रोश तो बढ़ता है, वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता है। और हमारे भाइयों को 50 से 150 लोगों को बेफर्जी में मुकदमा कर उन्हें जेल भेज दिया गया। इसका जवाब योगी सरकार देगी? भैया ने पुलिस प्रशासन के सामने गाड़ी, पुलिस प्रशासन के सामने गाड़ियां जल रही थी, ये बताइए। और नीला गौछा डाल के कोई भी उसमें घुस गया, उसमें समाज पार्टी का झंडा तो कहीं से भी 20 रुपए का मिल जाएगा, मैं मंगवा के दे दूंगा, खुद मिल जाएंगे। ठीक है, बहुजन समाज का व्यक्ति अपने बाबा साहब का झंडा नहीं जला सकता। वहाँ गाड़ियों पे बाबा साहब अम्बेडकर के झंडे जलाए जा रहे थे। इसका जिम्मेदार कौन? प्रशासन है। इंटेलिजेंस सरकार। आज लखनऊ में मुस्लिम संवाद हुआ, जिससे पार्टी को क्या फायदा हो सकता है? देखो, पार्टी को फायदा तो होगा ही। इसमें ये भी रीजन है कि देखो सारे लोग मिलेंगे, ठीक है। जो हाशिए पे खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति है वो भी मुख्य धारा में आने की कोशिश करेगा, और दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, आदिवासी जो भी हैं, हम लोग अगर एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे, राजनीति कुछ अलग लेवल की होगी, जिसमें शिक्षा से सवाल होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में होंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में होंगे, नौकरियों के क्षेत्र में होंगे, पुलिस के लिए जो भैया सवाल कर रहे हैं वो सवाल आगे आएंगे फ्रंट में भी, और हम लोग भी आएंगे आगे। अभी आप जो है ये आजाद जी का जो है आप ये पोस्टर लिए हैं, बोले कहना चाहेंगे आपके मीडिया से। मैं देवेंद्र कुमार, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैं हैदराबाद बाराबंकी से बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए मैं पहुंचा हूं, ताकि हमारे समाज में 2027 में लेकर चुनाव के जो माहौल देखने को इस समय मिल रहा है, शायद 2027 में मुख्यमंत्री भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद बनेंगे, क्योंकि आगे हो रहे हैं अन्याय के खिलाफ। भाई बड़े एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने न्याय के खिलाफ आंदोलन किया है, क्योंकि यहाँ पे लेकर विवाद को लेकर यहाँ पे बात रखी है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने। स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम है, इसीलिए मैं आपसे प्रयास करता हूँ। अभी आजाद जी युवाओं को मजबूत करेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे हम कहना चाहते हैं कि जिस कौम के युवा संघर्ष नहीं करते हैं, जिस कौम के युवा शिक्षा नहीं पा सकते, जिस कौम के युवा मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उस कौम के लोग कभी मतलब सत्ता में नहीं आएंगे। युवाओं को आप देख सकते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मर्ज के नाम पे 27,965 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि जो मतलब चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि योगी सरकार जो है वो यहाँ से 2027 में उखाड़ के फेंकनी है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हम और सब लोग जितने हैं, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग, सभी लोग साथ में आए और भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करें। मैं इस पे एक शायरी कहना चाहता हूँ कि हर एक मुश्किल को टकराना है बहुजन समाज को, हर एक मुश्किल को टकराना है बहुजन समाज को, जो बहुजन समाज का है उसे दिलाना है बहुजन समाज को। और रही बात मनवादियों की जो हार के इंतजार में बैठे हैं उत्तर प्रदेश की, भाई चंद्रशेखर आजाद हार जाएंगे, तो उनसे बस यही कहना है कि 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है चंद्रशेखर आजाद जी को।